माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 161 श्री जगदीश चंद्रा वर्मा। सर अनुमोदित प्रश्न नंबर 161। माननीय मंत्री महोदय। अन्य अध्यक्ष जवाब पटेल पर रखा है। माननीय सर। माननीय स्पीकर महोदय, আপনার মাধ্যমে আমি মন্ত্রীকে জানাতে চাই যে আমার দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন, ভারতে 32 কোটির বেশি যানবাহন নিবন্ধিত রয়েছে। এর অধিকাংশই E20 মানদণ্ড চালুর আগেই বাজারে এসেছে। তারপর সরকারিভাবে জানা যায়নি কতগুলি যানবাহন E20 সামঞ্জস্যপূর্ণ। সরকার কি এই বিষয়ে কোনো মূল্যায়ন বা সমীক্ষা করেছে? যদি করে থাকে, বর্তমানে কত সংখ্যক যানবাহন E20 জ্বালানির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, দয়া করে জানাবেন। ये रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन नहीं हुआ। रिपीट। ভারতে 32 কোটির বেশি যানবাহন নিবন্ধিত রয়েছে এবং অধিকাংশই E20 মানদণ্ড চালুর আগেই বাজারে এসেছে। ओके। তারপর সরকারিভাবে জানা যায়নি কতগুলি যানবাহন E20 সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সরকার কি এ বিষয়ে কোনো মূল্যায়ন বা সমীক্ষা করেছে? যদি করে থাকে, বর্তমানে কত সংখ্যক যানবাহন E20 জ্বালানির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने विशेष रूप से हमारे देश में E20 फ्यूल को स्वीकार किया है। अभी हमारे पेट्रोल में E20 यानी इथेनॉल का 20% एडिंग होता है। ये करीब पुराने जो 2023 के पहले ही जो पुराने व्हीकल थे उसका भी टेस्टिंग किया है और करीब 1 लाख किलोमीटर तक टेस्टिंग करने के बाद ARAI, ये जो गवर्नमेंट की स्थापन की हुई संस्थाएं टेक्निकल पुणे की, उन्होंने इसमें यह कहा है कि नो व्हीकल इंजन फेल्यूर्स वॉज ऑब्जर्व, नो इम्पैक्ट ऑन व्हीकल परफॉर्मेंस, स्टार्ट एबिलिटी एंड ड्राइव एबिलिटी एंड मेटल कैपेबिलिटी। वैसे अध्यक्ष महाराज, बहुत बार हम लोग मेंटेन करने के लिए बहुत बार 6-6, 8-8 महीने के बाद सर्विसिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मेटल के पार्ट्स थे उसमें पहले ऐसा कहा गया था कि शायद इसमें कोई परिणाम हो सकता है, पर ध्यान में यह आया कि ऐसा कोई हुआ नहीं है। पर सर्विसिंग में छोटे छोटे जो मेटल के वॉशर्स होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसके बारे में विशेष रूप से कोई तकरार भारत सरकार के पास नहीं आई। एक तकरार गुजरात में आई थी और गुजरात में वॉक्सवैगन कंपनी की, उसकी इंक्वायरी हुई। उसके बाद ये ध्यान में आया कि इसका संबंध E20 फ्यूल से कोई नहीं था। इसमें कुछ जगह ये बड़े प्रमाण पर जो इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है, उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है अध्यक्ष महाराज। और जो प्रदूषण हो रहा है उसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है, और इसलिए अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज़ किया है उसके कारण विशेष रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है उसमें करीब 245 लाख मेट्रिक टन ये जो क्रूड ऑयल को इथेनॉल ने सब्स्टिट्यूट किया है, और करीब इसके साथ कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मेट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें किसानों का भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, और एक दिन 22 लाख करोड़ का ये इंपोर्ट समाप्त करके हम विकसित करके हमारे देश को, किसान को आज हमने ऊर्जा दाता, ईंधन दाता बनाया है। तो आगे चलकर ये पूरा पैसा ग्रामीण क्षेत्र में जाएगा
और किसान इसके कारण उनका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे ये प्रश्न जो है वो पेट्रोलियम मिनिस्टर का है, आपने लिखा है। नहीं, मैंने उसमें सर ऐसा दो है, इसमें ये जो स्टैंडर्ड्स तय होते हैं, ऑटोमोबाइल इंजिन्स की बातें होती है, वो मेरे डिपार्टमेंट से संबंधित है। पेट्रोल जो इथेनॉल खरीदता है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लेती है, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि अगर इथेनॉल के परचेस के बारे में या जो प्रश्न मेरे डिपार्टमेंट के बाहर आएंगे तो मैंने आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री जी को रिक्वेस्ट की है, वो उसका जवाब देंगे, ऐसी आपको प्रार्थना की है। অনারেবল মেম্বার অফ সাপ্লিমেন্টারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রীমশাই ইথানলের বারে বললেন যে পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল মেশানোর পরে প্রদূষণ কম হয়েছে, গাড়ির গতি বেড়েছে, কিন্তু আমরা বাস্তবে যে অভিজ্ঞতা দেখছি যে ইথানল মেশানোর পর পেট্রোলের দাম কম হয়নি, এবং বিশেষ করে যে অবস্থায় পেট্রোলের দাম ছিল আগে, যা ক্রুড অয়েলের দাম অনুযায়ী যে পেট্রোলের দাম, ইথানল 20% ইথানলের পরে E20 পরেও পেট্রোলের দাম যা তাই আছে, এবং বেশিরভাগ দেশের 75% যানবাহন বিশেষ করে মোটরসাইকেল हरदीप पुरी जी, ठीक है, ओके। বিশেষ করে মোটরসাইকেল। माननीय सभापति महोदय, I would like to thank the honourable member for raising the issue of prices of petrol. सर, जैसे सबको पता है हमारी जो पेट्रोल डीजल एनर्जी कंजम्पशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एनर्जी इज़ द लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी, so if the economy is growing at 8.4% in the last quarter, 7.8% in the previous quarter, energy consumption is increasing. And the International Energy Agency, sir, which is based in Paris, has estimated that for the next 20 years, about 35% or more of the increase in demand for global energy will come from India because it's a rapidly growing economy. We are spending approximately $150 billion a year on the import of energy. So to the extent that we have 20% blending, that 20% blending means 20% less of imports have to be followed. Insofar as international energy prices are concerned, those are determined by a variety of factors, the cost of production at the point of production, and their price vary. These days we have a comfort level because prices are in the range between $60 and $65 per barrel. Then there is the cost of insurance, cost of freight, the refining margin, dealer's margin, all that is added. Plus the feeds which are going into ethanol, sir. We had started with sugar and sugarcane, B-heavy molasses, C-heavy molasses, but we are gradually moving from water-intense crops like sugar to less water-intense like maize or corn, makkah. Today, our feed is 48%, it is maize, and let me also share with you that the overall juice syrup provides 16%, B-heavy molasses 11%, C-heavy molasses 1%, damaged food grain 5%, surplus FCI rice 22%, maize 46%, total 100%. Now the money that we give to the farmers as a result of this procurement, about 40,000 crores a year, is also helping to alleviate the strain in the agricultural economy. In the case of maize, for instance, the price is very attractive. That is encouraging farmers to move there. Sir, when we started the blending program, at that stage, ethanol was cheaper than petrol, crude oil. Today, ethanol prices have gone up because crude prices have come down. But in overall terms, sir, it's a very healthy trend. As the Honourable Minister, my senior colleague, mentioned, it's a green transition. It's less polluting. In fact, 65% of the emissions are less when you're using ethanol. The knocking properties in the car improve, the octane level improves, and we are also able to reimburse our farmers 40,000 crore. So our total consumption of oil per
day is 5.6 million barrels, sir, out of which we are only producing a fraction of that. So we are producing more now. Production on the eastern coast has gone up to 55,000 barrels. On the western coast, we are producing 2.5 lakh barrels a day. In Assam, we have raised the production to 1 lakh. But overall, अगर consumption बढ़ेगी तो import भी बढ़ेगा. माननीय मंत्री जी, शॉर्ट में. धन्यवाद जी. श्री बेनी बैनन. Thank you, sir. Thank you, Speaker. My question to the Honorable Transport Minister. Sir, earlier, the blending level of the ethanol was 10%, and recently it was increased to 20%. By increasing this 20%, any scientific studies done by the government or any other these automatic research associations like in Pune? And sir, another concern is that the customer is not aware of the ethanol blending in the petrol, and the retail shops is not displaying any of this the details of this. So it is reported that many retail shops the ethanol is blended more than 20%, and it will affect the mechanical side of the motor. And another question to the Honorable Petroleum and Gas Minister: today there's the excess ethanol production in the country. How can we use it for another purpose? Take the liberty of attempting a first answer for both the questions asked by the honourable member. Then I'll request my senior colleague Gadkari ji to answer. First and foremost, the movement from 10 to 20% ethanol blend was done in consultation with all stakeholders. In 2014, when the Honourable Prime Minister assumed office, our total ethanol blending was 1.4%. And I want to share with the Honourable member that I had the privilege of representing India and Brazil as ambassador as long back in 2006. At that stage, the then government had wanted a 5% blending of ethanol in 10 of our states and union territories. And no, I'm coming to that. And we were not able to do it because our ecosystem did not provide that cushion. Finally, after 2014, we set ourselves a target of 10% blending by November 22, and we were able to achieve it. We were able to achieve it because the ecosystem had been set up. And the ethanol, there are several parties involved. One is the farmer who provides the biomass, the agricultural feed. Then there are the distilleries, and then there are these OMCs, or oil marketing companies, will procure it. So today we are in a situation where I can say with total confidence, and we've issued a press release, which was dated 12th August, based on the scientific studies which the Honourable Minister, a member, is inquiring about, where we referred to concerns related to performance and other concerns. We have covered in this press release. I'll be happy to send a copy to the Honourable member, and I can assure you that insofar as the consumer is concerned, it is the base feed which is 20%. There's no doubt. You cannot buy petrol at any bunk, as the Honourable member suggested. Perhaps some petrol stations or dispensing points are mixing more than 20%. No, the basic feed which is coming, it was a target of 20%. We've achieved, I think, 19.2 or 19.4%, or I think by the end of this month or soon, we will do 20%. So the base feed which is bought, base fuel which is bought at a dispensing station, that is only 20% feed. So there is no issue. Now comes the other question, which I think I want to thank the Honourable member, because responding to it will give me an opportunity. Sir, जब ये ethanol blending योजना की शुरुआत हुई तो बहुत चिंता होती थी कि ये सफल होगी कि नहीं, हमारे अन्नदाताओं को इससे लाभ होगा कि नहीं. आज स्थिति ये है कि हमारे ऊर्जा के कारण अन्नदाता को 40,000 करोड़ पर ईयर मिल रहा है. हम फॉरेन एक्सचेंज हमने 1,40,000 करोड़ सेव किए जब हम 20% ब्लेंडिंग किया. अभी और आगे बढ़ते के लिए, पर हुआ क्या है, कई लोगों ने जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा कैपेसिटी इंस्टॉल कर ली है. हमने ये कैलकुलेट किया था कि 20% ब्लेंडिंग के लिए हमें 11 लाख करोड़, करेक्ट, 11 lakh crores. 11 lakh crores.
11 लाख करोड़ लीटर्स की हमें कैपेसिटी चाहिए होगी, पर अभी 17 लाख करोड़ हो गई है। सो नाउ देयर आर 2-3 वेज ऑफ डूइंग इट। एक तो मैं अपने हमारे जो कलीग हैं प्रहलाद जोशी जी, मैं उनसे कहता हूं देखिए आप ऐसे करिए, एथेनॉल का एक्सपोर्ट खोल दीजिए, उन्होंने वो भी कर दिया। और दूसरा जो फीड जाती है उसके अंदर, उसका एक्सपोर्ट शुरू कर दीजिए। ओके। और हम आगे इसको चलेंगे बड़ी सावधानी से, सब स्टेक होल्डर से बात करके देखिए कि 20% से आगे हम कितना ले जा सकते हैं, सो दैट द एक्सेस कैपेसिटी व्हिच हैज बीन क्रिएटेड कैन बी यूटिलाइज्ड। इट्स 1100 करोड़ लीटर्स एग्जैक्टली एंड 70। क्वेश्चन नंबर 162 162 श्री डॉक्टर आनंद कुमार। क्वेश्चन नंबर 162 माननीय मंत्री जी, पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार कई योजनाओं के तहत बाढ़ जैसे आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है और इसके लिए अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी बाढ़ से निपटने के लिए सुरक्षात्मक कार्य प्रतिवर्ष कराया जाता है, लेकिन महोदय बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र इतने ज़्यादा हैं कि सिर्फ राज्य सरकार के प्रयास काफ़ी नहीं है। संसद की अस्थायी समिति के समक्ष भी मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया है कि जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से बाढ़ के बढ़ते खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार को और अधिक पहल करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार को विगत 3 वर्षों में बाढ़ कटान तथा बाढ़ से सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि निर्गत की गई तथा राज्य सरकार द्वारा विशेषकर जनपद बहराइच में कुल कितनी राशि बाढ़ राहत, तटबंध मरम्मत, कटाव रोधी उपाय और अन्य संबंध परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है, एवं क्या सरकार द्वारा बाढ़ राहत, तटबंधों की मरम्मत, कटाव रोधी उपायों के लिए अस्थायी समाधान खोजने की किसी नई योजना का प्रावधान किया गया है जिससे बाढ़ और कटान से होने वाली क्षति को रोका जा सके? माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, बहरीच के बारे में जो चिंता सदस्य ने उठाई है वो वाजिब है। सबसे ज़्यादा करीब 18% जो एरिया है उसका वो बाढ़ से प्रभावित होता है, मगर राज्य सरकार ने अभी कहा है कि अभी वो इसके ऊपर और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है राज्य की ओर से, और उसके ऊपर अलग से काम हो रहा है। 12वीं यहाँ टोटल मिलाकर पहली योजना में एफएम की 12वीं योजना में उनको 11वीं योजना में 8,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, सेंक्शन किए गए थे। 15वीं योजना में उनको 10,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, और अभी भी उनको करीब 4,100 करोड़ रुपए यहाँ सेंक्शन किए गए हैं, मगर आज तक राज्य की ओर से अपना और केंद्र का मिलाकर करीब 8,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है। और उन्होंने अभी बताया गया है कि अभी हम यहाँ और कोई योजना अभी प्रस्तावित नहीं है। राज्य सरकार की अपनी जो नदी आ रही है नेपाल से, उसी के ऊपर काम करके उसका रास्ता निकाला जाएगा और उसको जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उसको उसमें से बचाने की कोशिश की जाएगी, इसे राज्य सरकार की ओर से बताया गया है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहराइच को अत्यधिक संवेदनशील बाढ़ प्रभावित जिले के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र और नेपाल के सीमा पर स्थित है। सरयू और घाघरा नदियाँ पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में सबसे पहले बहराइच में आती हैं। बरसात के समय प्रत्येक साल बाढ़ के कारण जंधन और कटाव के कारण हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि की हानि होती है। महोदय, बाढ़ और कटाव से प्रभावित किसानों की जो कृषि योग्य भूमि है वो प्रतिवर्ष ये नदी में समाहित हो जाती है और ऐसे किसान कृषि कार्य को छोड़ करके बेरोजगार होने पर विवश हैं। तो महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी से मेरा ये प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसे किसानों के लिए कहीं और कृषि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने या फिर उनके पुनर्वास एवं रोजगार की व्यवस्था किए जाने पर विचार करेगी जो उनके एवं उनके परिवार की आजीविका के लिए सहायक हो सके? माननीय अध्यक्ष जी, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई योजना अभी अस्तित्व में नहीं है या इसके ऊपर कोई सोच नहीं। अलग अलग मंत्रालय के ऊपर इसके ऊपर काम होता है और राज्य सरकार इसके लिए अपने जो डिपार्टमेंट लगता है उसके पास उसकी डिमांड भी रखते रहते हैं। मगर यहाँ पर
बहराइच के लिए अभी तक 118 करोड़ रुपए का आवंटन राज्य द्वारा एफएम वेब के तहत 110 करोड़ रुपए लागत के बाढ़ सुरक्षा कार्य पूर्ण हुए, जिसमें बहराइच के आसपास के क्षेत्र को लाभान्वित किया गया है। अपनी तो कोई योजना नहीं है ना? नहीं जी। ओके। जी नमस्ते। श्रीमती सजदा अहमद। Sir, frequent and avoidable flooding in my constituency, Udayanarayanpur, Amta, Bagnan in Howrah and adjacent district Hooghly, Bankura occurs due to improper operation and water release from the Maithan and Panchit dams of DVC every year. Will the Honourable Minister state what steps are being taken to ensure scientific and responsible reservoir operation, and what framework the government proposes to make dam operation decisions transparent and accountable? Thank you, sir. क्या पूछा? ट्रांसलेशन में हमारे सब्जेक्ट का ही नहीं है और ट्रांसलेशन भी नहीं है। ट्रांसलेशन दोबारा पूछ लें एक बार। जी सर। माननीय सदस्य दोबारा पूछ लें। Sir, frequent and avoidable flooding in my constituency, Udayanarayanpur, Amta, Bagnan in Howrah and adjacent district Hooghly, Bankura occurs due to improper operation and water release from the Maithan and Panchit dams of DVC every year. Will the Honourable Minister state what steps are being taken to ensure scientific and responsible reservoir operation, and what framework the government proposes to make the dam operation decision transparent and accountable? ओके, अब तो आ गया। सर नहीं आया, अभी नहीं आया। मैं नहीं, इंग्लिश में आ रहा है। इंग्लिश में भी नहीं। हाँ, इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो बंगाल में डैम के बारे में उन्होंने कुछ पूछा है, मगर उसका कोई ठीक से प्रश्न हमारे पास नहीं आया सर। हिंदी में नहीं आ रहा। पूछ लीजिए आप। एक मिनट रुको ना, एक व्यवस्था दे दें। हिंदी में नहीं आया? नहीं आया सर। एक मिनट, कोई बात नहीं, कुछ टेस्ट में गड़बड़ होगी, दोबारा एक बार बोल लें। और एक बार 3 साल का एक बार। आपका तो अच्छा है ना, 3 बार आप उठ गए। 3 बार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। फ्रीक्वेंट एंड अब आज सुन पा रहे हैं क्या हिंदी में सर? आप वो चेंज। एक मिनट इसको, एक मिनट माननीय सदस्य, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्य एक मिनट, माननीय सदस्य एक मिनट। सभी माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह है कि सभी के आगे, आपके फ्लोर के आगे कौन सी लैंग्वेज पे कौन से नंबर पे है वो डेस्क बोर्ड पर है। एक बार 2 बार, एक मिनट रुकें, एक बार 2 बार और कोशिश कर लें। कोई भी आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप टेबल ऑफिस पर लिख कर दे दें, हम उसकी परेशानी को दूर करेंगे और व्यवस्था को बेटर करने का काम करेंगे। हाँ बोलिए माननीय मंत्री महोदय। सरफेस करके रखा था हिंदी के ऊपर, मगर पहले प्रश्न में तो आया था, बाद में इसके ऊपर कोई आवाज़ ही नहीं आई। अब एक मिनट दोबारा पूछ लें आप। नहीं सर, हम डीवीसी में जो रिलीज़ होता है वो सभी राज्यों के समन्वय के साथ किया जाता है, और उसी के कारण वो अंतर्गत ही वो अगर स्पेसिफिक कोई प्रश्न पूछेंगे कि कहाँ रिलीज़ होना चाहिए, तो उसके लिए हम उसको अलग से जवाब दे सकते थे, पर उसका प्रश्न उसके लिए नहीं है स्पेसिफिक। ओके, जगदेव पाल जी। मैं बहुत आभारी हूँ अध्यक्ष महोदय। ये विषय एक मिनट जगदेव पाल जी, एक मिनट। ये मुझे विषय लगता है बहुत गंभीर विषय है और कई माननीय संसद सदस्यों के क्षेत्र की ये गंभीर समस्या है, इसलिए सप्लीमेंट्री भी काफ़ी आई है। इस पर कभी आप लिखेंगे तो विशेष। नहीं आ रही है। एक मिनट, मेरी आवाज़ इतनी है कि आप बिना लाउड स्पीकर के बोल रहे हैं माइक के। हाँ दोबारा पूछे।
मैं आपका आभारी हूं, डॉक्टर आनंद कुमार जी का आभारी हूं कि इन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या के संबंध में एक सवाल पूछा है और माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया है कि हमने बहराइच को कितना पैसा दिया है। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज का एक मिनट इसको व्यवस्था को ठीक करें। अब आगे है जगदीपाल जी। नेपाल से जो हमारे भारत की सीमा है करीब 1465 किलोमीटर है। उत्तराखंड के टनकपुर से लेकर संजय जायसवाल जी के रक्सौल तक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नेपाल की नदियां हैं, चाहे कोसी हो, बाणगंगा हो, राप्ती हो, सरजू हो, इन नदियों का जो ऊपर से पानी आता है उसके कारण जो भारत की सीमा के सिद्धार्थनगर या बहराइच, बलरामपुर, वो नदियाँ अपनी कोर्स बदलती रहती है, मेंडरिंग होती रहती है, जिसके कारण कई गांव फिर वो नदी के कैचमेंट में आ जाते हैं। क्या कोई ऐसी नीति है कि वो गांव जो बाढ़ के कारण नेपाल और उसके पूरे गांव एकदम वॉश आउट हो जाता है, सारी खेत, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए राज्य सरकार करेगी? आप तो बड़े नेता हो। नहीं, रिहेबिलिटेशन की बात कर रहा हूँ। रिहेबिलिटेशन भी राज्य सरकार करती है, एक नीति की बात है ना माननीय मंत्री महोदय। हाँ, इन्हीं के अंडर में है। माननीय अध्यक्ष जी, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जब बाढ़ के कारण जो भी प्रभावित होते हैं, जो एरिया प्रभावित होता है, उनको अगर कोई सहायता करनी है वो हमारे इसमें नहीं आता है। मगर बाढ़ रोकने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर ही वहीं पर व्यवस्था करते हुए बाढ़ को उसका कम प्रभाव नीचे तक आए, उसके लिए कई योजना की गई है और उसके ऊपर जहाँ भी आवश्यकता होती है और जब राज्य सरकार की ओर से उसके ऊपर फंड मांगा जाता है तो सीवीसी तय करती है कि इसके अंदर आवश्यकता है तो उसको हम तकनीकी सहाय और फंड उसको आवंटित करते हैं। सर अनुराग ठाकुर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने सभी ने देखा होगा अध्यक्ष जी कि पिछले कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में हिमाचल में बहुत बाढ़ भी आई सतलुज और ब्यास नदी में, जिसके कारण जो तटीयकरण पहले हुआ था उसको भी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का जो खनन माफिया है और टिम्बर माफिया जो है, जैसे पुष्पा फिल्म में हज़ारों पेड़ एक साथ आ गए थे, वैसे लगा हिमाचल प्रदेश के बांध में एकदम से हज़ारों पेड़ आ गए। तो जो वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, टिम्बर माफिया के कारण भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आपदा के कारण भी, जो राष्ट्रीय, जिसको एक तरह से आपदा घोषित करने की बात करें, उसके बाद सर जो तटीयकरण की एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि हज़ारों एकड़ भूमि के लिए एक मुश्किल पैदा हो गई है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल ये है कि अब तक आपने कितना पैसा हिमाचल प्रदेश को तटीयकरण के लिए दिया है और आगे के लिए आपका कुल बजट तटीयकरण के लिए देश भर के लिए क्या है? एक सर मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला, आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर भी ढंग से। बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ सर सदन की जानकारी के लिए है सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर चेक नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट, व्यवस्था सर सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके नो आप माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, सर सभी सदस्यों के लिए मुश्किल है सर, उनके अपनी पार्टी के सर सांसद महिला माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, सर ये बड़ा विषय सर सदन में सर ई सिगरेट पी जाएगी सर, देश माननीय सदस्य, सर अभी के अभी जांच करवा ली जाए सर, अभी जांच करवाइए ना सर।
माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो सदस्य जी ने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक बाढ़ प्रबंधन के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, अभी तक 8,625 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नैसर्गिक और प्राकृतिक आपदा अगर फ्लड जोन शोपिंग किया जाता है तो उसके ऊपर भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। धन्यवाद। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, प्लीज बैठे, प्लीज। नो नहीं पाली, माननीय सर प्लीज। माननीय सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा। ओके, माननीय मंत्री महोदय जवाब दीजिए। माननीय सदस्य जी ने जो हिमाचल के बारे में पूछा था, अभी तक 8,625 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है और अगर फ्लड जोन शोपिंग किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी व्यवस्था भी की जा सकती है। माननीय मंत्री महोदय, श्रीमती सजदा अहमद जी का जो प्रश्न का उसका उत्तर आप उनको लिखित में भेज देना। क्वेश्चन नंबर 163 श्री शशिकांत सेंथिल, आपके लिए भी रोक लगाई है। क्वेश्चन नंबर 163 सर, क्वेश्चन नंबर 163 Statement is laid on the table of the House, sir. Sir, this question pertains to a very important subject for Tamil Nadu. There has been some blocks being put under bid for exploration of oil and natural gas. One of such blocks is in a very sensitive portion in the Gulf of Mannar, which is known as a biosphere reserve. Just like we have reserved forest outside, this is a biosphere reserve inside the ocean, and it is a very sensitive because it is absolutely important for the fisher folk of Tamil Nadu. In fact, in the Niti Aayog itself has declared this particular wedge bank and Gulf of Mannar as to be the most sensitive portion, which cannot be affected for any reason. Sir, the minister has replied to me, and Honorable Minister has also said that this is not in the boundary of that portion, but I want to bring it to the notice of the Honorable Minister. This area is so sensitive that any exploration, anything which you do nearby will affect the fishermen in a long way. In fact, he is also silent about the letter written by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to the Petroleum Ministry to leave this particular CYDWP HP 2024/1, this notification outside. But I don't think any consultation has happened with Tamil Nadu. Neither any consultation has happened with the fisher folk of Tamil Nadu. If this kind of one-sided, centralized bidding announcements are made without any consultation on the people on the ground, how will we protect the lives of these fishermen? I want the Honourable Minister to answer the House. I'm deeply grateful to the Honourable Member for raising this issue, because this gives me an opportunity to clear on the floor of the House, to clarify on the floor of Parliament what the facts are. It is indeed a fact that the Honourable Chief Minister had written to us. It's also a fact that I have sent a very comprehensive reply to the Honourable Chief Minister, in which I have stated categorically what the position on the ground is. Now I want to draw the Honourable Member's attention to the thrust of my reply, which is in paragraph 3. Mere award of blocks does not entitle the awardees to initiate drilling activities. To ensure
environmental safeguards, drilling can commence only after due clearance under the Environmental Impact Assessment, EIA notification 2006 as amended. The EIA process, which extends to offshore areas up to 12 nautical miles, involves scientific assessment, necessary coastal regulatory zone clearance, which means the state has to clear it, and clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which is the Ministry of Environment and Forests. Only upon securing these clearances, compliances under environmental guidelines can companies begin drilling processes with all mandated safeguards in process. Having said this categorically in the answer, having said this categorically in a letter to the Chief Minister, I'm surprised that the honourable member, who belongs to my fraternity, if I may be able to reach out to him, he has been a civil servant like me, how the letter to the Chief Minister has not been shared with him. But I'd be happy to send my reply to the Chief Minister to the honourable member. Let me also clarify now that if there is a genuine concern, the central government, the Honourable Prime Minister, the Minister of Environment and Forests, and all of us, we are equally, if not more, concerned with issues like marine life and environmental clearance. We are not second to that. So therefore, to suggest that we are doing something when it is outside the block is factually not correct. Second issue, let me say categorically, and I have a map here of the ones... मुस्कुरा के, गुस्से में नहीं, मुस्कुरा के. सर ये गुस्सा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट्री रिप्लाई का स्टाइल है सर. नहीं स्टाइल नहीं, मुस्कुरा के बोलो. शेयर दिस मैप विद यू. नो आई विल प्लेस द मैप हियर. दिखा सकते हैं. सर आई वांट टू स्टेट ये तख्तियां नहीं है. Before my sir, I have a long standing association with the state of Tamil Nadu. Let me say that I would be happy if, in addition to the response that I have given to the Honourable Chief Minister or the reply I am giving here, if there are any residual points, I would like to invite the Honourable Member to my room. But let me give an overall context setting. Sir, we are consuming 5.6 million barrels of crude oil in a day. Our total production is a fraction. And the blocks which we are releasing under the open acreage licensing policy at round 10, those we are trying to meet through domestic availability, something on which, so let us not start shooting at non-existing targets. If there is something in a marine zone, we don't want to go there. We don't want to start another controversy. Sir, I deeply thank the Minister for accepting this is a very sensitive zone. Now, I just want to lay a parallel. Honorable Minister is saying that we have just notified, let the notification happen, then the EIA continue. I'm just extending a parallel. Would you notify anything on a reserved forest? Is it possible today in this country? Would you notify anything which is outside? Just because this is not visible, sir, this is more sensitive than even the forest. Okay. I want to ask the question. Sir, I have not finished my question. Let me finish my question. Sir, I am very happy at any time of the day, evening, to enter into a discussion on semantics. Would this mean this? Does this word mean that? I am stating categorically, this is outside the marine reserve. This is outside the watch bank. Let me read out to you the answer which I have given in para 1. Let me read out to you the answer. It says very clearly, sir, if I may answer, the answer of the text of the question, now we are playing with words. Would you do something down? No, I would not do it in a reserved forest. I would also not do it somewhere else, but that's not the issue. The question is on this award, and I'm giving you the answer here. I'm giving you the answer, which is very categorically, without environmental clearance or forest clearance, no drilling can be done. And you have to give the coastal clearance. You are not even aware of your own facts. The state government has to give the clearance. Chair से बात करें. And you are blaming us for something which you are not even aware of. I'm surprised at the level of it. एक मिनट. मैं सभी सदस्यों को माननीय मंत्रीगण को भी आग्रह करता हूं. एक मिनट बैठे सेंथिल जी, एक मिनट. मैं माननीय सदस्यों को और माननीय मंत्रीगण को भी आग्रह करता हूं, वो सीधी डिबेट नहीं करें. डिबेट का क्रम अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदस्य की ओर जाता है.
श्रीमती कनिमोजी। Sir, thank you, sir. Sir, it's just a continuation of the question the honourable member had. This Gulf of Mannar, this particular area has been declared as a sanctuary for dugongs, the sea cows, which are very, very calm marine animals. It'll be very good for us to go watch them. Also, it'll calm us down a lot. See, they're called the sea cows, and it's been announced as a sanctuary for the dugongs. So I think we have to take special care not even to go there, not even to think of exploring those places, because these are endangered species and we have to protect them. I think that has to be the foremost and the most important priority for us. Thank you. Sir, I'm thankful to the honourable member. She is raising a concern about sea cows or dugong as they are called. I'm acutely familiar with that with that species, and I'm very happy to have any discussion with them. But the fact of the matter is, these are three different areas we are speaking about. The question is about the Watch Bank. Now the Watch Bank, which is south of Comorin, sir, Comorin is the traditional name, what we now call Kanyakumari, that Watch Bank is completely away. What the honourable member is referring to are 3 blocks separately, which were awarded in April of 2025. And as I said, the same safeguards apply. We have to go through the same clearances. Up to 12 nautical miles, which is the state government comes in, the state government has to give a clearance. Beyond that is central. All I can say is that the sensitivity and concern is fully shared by me and the government which I serve. Thank you, sir. Question number 164, Sri Pradeep Purohit. 64 सर रख दिया गया है, वापस कट जाता है। थैंक यू स्पीकर सर। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो योजना बनाते हैं मोदी जी 5 साल के, कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक ये योजना नहीं होता। आज देश में जो सबसे बड़े संकट था, जल के संकट, ग्रामीणों लोगों को घर पे कैसे जल, पानीय जल, पीने का जल पहुंचाया जाए, सबसे बड़ा संकट इस देश में था। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का नए तरफ से गठन हुआ। उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन था उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट्स माननीय मंत्री जी ने हमको दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उसका रिपोर्ट के तहत 15/8/2019 तक उड़ीसा में 3.51 यानी कि 3.11 लाख घरों में पानीय जल, पेयजल का व्यवस्था था। और 7/12/2025 का जो रिपोर्ट दिए हैं उसमें उड़ीसा में आपका प्रश्न क्या है? हाँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ, अभी 68.38 लाख परिवार को जाता है, तो ये जो जल शक्ति मिशन 2028 तक किया गया है, तो टारगेट क्या है अचीव उड़ीसा में 100 to 100% करने के लिए? और दूसरा प्रश्न है ये इसके साथ कि ये जो वित्तीय सहायता केंद्र सरकार देता है, जितना वित्तीय सहायता देना है उसके कुछ बाकी उड़ीसा सरकार को देने के लिए बाकी है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, जो उड़ीसा के अंदर करीब 88% जितना काम जल जीवन मिशन के द्वारा जल दिया गया है, और आने वाले दिनों में भी बाकी जो है 12% से करीब उनको भी जल दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी योजना ये जल जीवन मिशन की वो भी है, और उसके कारण हर लोगों को, जो महिलाएं दूर तक पानी लेने के लिए जाती थी, रोज़ करीब 9 करोड़ महिलाएं पानी लेने के बाहर जाती थी, और करीब 5 करोड़ घंटे उनके रोज़ पानी लाने के लिए बिगड़ते थे। आज उनको अपने घर में शुद्ध पानी मिल रहा है, और ये पानी शुद्ध है या नहीं है वो भी ये महिला, करीब 5 लाख गाँव में 25 लाख महिला ये पानी जो सरकार की ओर से उनको किट दी गई है उसके ज़रिए वो चेक करके वो पानी पीने लायक है कि नहीं वो भी चेक कर सकती है। तो पानी पूरे फोर्स के साथ हर गांव में पर हेड 55 लीटर पानी देने की योजना केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो पैसे की बात की उन्होंने,
तो कई राज्यों के अंदर बहुत सी कंप्लेंट भी आई है कि उन्होंने जो केंद्र सरकार की ओर से जो पैसा उठाया है उतना काम वहाँ नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जो अलग अलग राज्यों में वहाँ इंक्वायरी की गई थी, उसका भी जो रिपोर्ट आया था वो भी हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ सेक्रेटरी को दिया है कि वो पूरा एक्शन ले और हमें उसका रिपोर्ट करें। और जहाँ भी काम खत्म हुआ है वो योजना का वेरिफिकेशन करके वो जब तक नहीं भेजेंगे तब तक उसको पैसा देना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो ये काम राज्य के अंदर भी पूरा कराए, यही मेरी आपसे उम्मीद भी है। ओके, माननीय सदस्य। सर, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि ओडिशा में जो हमारा जो क्षेत्र है पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ कुछ गांव में जैसा सपिया है, पदमपुर में, नरसिंहपुर, गंजागुड़ा, अम्बामुंडा, जिसमें काफ़ी दिन से ये प्रोजेक्ट हुआ है, लेकिन हर घर नल योजना में तहत काफ़ी करप्शन होने के कारण ठेकेदार लोगों से वो काम पूरा नहीं हो पाया है। जो गवर्नमेंट से यूसी आता है वो यूसी के आधार पर आप लोग पैसा पेमेंट करते हैं, लेकिन इसको तदारक करने के लिए केंद्र सरकार का कोई संस्था है या नहीं है, इसको सब तदारक करके देखने के लिए। जो सदस्य ने बताया कि कई जगह पर पानी नहीं पहुंचा है और उसी के कारण जो कंप्लेन आई थी, उसी के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि पहले उसका इंक्वायरी करो, हर जगह नल से पानी जाना चाहिए। कई जगह पर सिर्फ पाइप डाले गए, कई जगह पर सिर्फ नल लगाया गया मगर पानी नहीं था। तो नल से जल जाना ही चाहिए, ये हमारा आग्रह भी है और उसी के आधार पर काम होगा। जब वेरिफिकेशन आएगा, स्टेट खुद और वीडियोग्राफी करके उस गांव में सभी घर में पानी गया है, एक ग्राम सभा के अंदर हमें जो रिपोर्ट देगा उसके बाद ही पैसा रिलीज हो सकता है, उसके पहले संभव नहीं है। जो एक दूसरे भी मेंबर पूछना चाहते हैं तो यही है कि पैसा जब भी मिलेगा जब काम पूरा होगा। माननीय मंत्री जी ऐसे अनऑफिशियली पूछने का जवाब नहीं देते। जी। श्री हरीश मीणा। अध्यक्ष जी, सर मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए पेयजल के लिए ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को मंजूरी दी है। हमारे 13 जिलों को, पूर्वी राजस्थान को वो पीने का पानी मिलेगा। सर ये चूँकि मेरे लोकसभा क्षेत्र में इसका काफ़ी बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि इस योजना के तहत जो डूंगरी बांध मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित है उसमें कितने गांव प्रभावित होंगे, कितने गांव डूबेंगे, और उन किसानों से वार्ता करके कृपया उनको उचित मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था कराएं। धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान पूरे देश में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत राजस्थान में है, मगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो जिस तरह से राजस्थान के लिए योजना बनाई है, तो करीब 77,000 करोड़ की इस योजना के तहत राजस्थान को पानी मिलेगा। हिमाचल और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच में भी जो MOU हो गया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेजेंस में, उसके कारण भी राजस्थान को पानी मिलने वाला है। जो राजस्थान की ओर से DPR आया है उसके ऊपर अभी वो अभ्यास चल रहा है, तो कौन सा गांव डूबेगा, कितना डूबेगा वो तो पता नहीं, मगर जो मुआवजा देना है वो जो नियम के मुताबिक उसको जरूर दिया जाएगा। श्री ई तुकाराम जी। ई तुकाराम जी। माननीय सदस्य, कभी भी प्रश्नकाल में एकदम खड़े नहीं होते हैं। व्यवस्था है, आप मार्शल को लिख के दे दें। या लिख के दिया हूँ सर जी, और उसमें लिख के दिया हूँ सर ऑलरेडी। लिख के दिया तो सबका सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना? लिख के दे दिया, ऐसा नहीं है कि लिख के दे दिया तो सबकी सप्लीमेंट्री दी जाएगी। एक बैठो ट्राई कर रहा हूँ सर, थोड़ा एक मिनट बैठो, व्यवस्था देता हूँ। सभी माननीय सदस्यों को मेरी प्रयास रहता है, प्रश्नकाल में 20 माननीय सदस्यों के प्रश्न खुलते हैं। पहली प्रयास तो होना चाहिए कि 20 सभी माननीय सदस्यों का जिनका प्रश्न खुले हैं वो बहुत लंबे समय बाद आते हैं, सबको प्रश्न पूछने की परमिशन दी जाए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो माननीय सदस्य कभी प्रश्न नहीं पूछ के आए या जिनका सप्लीमेंट्री नहीं पूछा, उसकी मैं प्राथमिकता देता हूं। मेरे पास सब लिस्ट रहती है कि किसने कितनी बार सप्लीमेंट्री मैंने दी है,
और प्राथमिकता ये भी रहती है जो पहली बार चुनकर आया है उस माननीय सदस्य को दी जाए। माननीय मंत्रीगणों से भी मेरी अपेक्षा है कि आप भी कोशिश करें कि संक्षिप्त में जवाब दें। मैं बहुत बार बार आग्रह करता रहता हूं आपको, ताकि सभी माननीय सदस्यों का प्रश्न आ जाए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मेरा सभी से आग्रह है। श्री ई तुकाराम जी। Sir, regarding this Jal Jeevan Mission, I am raising the issue, sir. Sir, total in Karnataka, sir, has performed well this program. So, state level sanctioning committee is approved, sir. Total outstanding of amount 69,487. In the state government already incurred whatever this matching grant already incurred this expenditure, sir. Now the state share is pending Jal Jeevan Mission total Karnataka 13,005 crores of rupees till date is pending, sir. Whenever you are releasing this payment and finish up this program JJM Mission, sir, they are very sensitive issue, sir. This is a national flagship program. That what I am asking, please finish this outstanding of amount of this JJM Mission program. Finish up this program. थैंक यू वेरी मच सर। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी इस प्रश्न का जवाब भी दिया था कि हर राज्य को जो पैसा आवंटित किया गया है, उन्होंने जो खर्च किया है उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है। हमने मुख्यमंत्री कर्नाटक और डिप्टी सीएम कर्नाटक DK शिवकुमार को भी कहा था, उनके साथ भी हमारी अगले वीक में मीटिंग भी है। हमने कहा था जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं आएगा दूसरा पैसा देना संभव ही नहीं है, और इस बात को बार बार उनको कहा है, उनको लिखित स्वरूप में भी दिया है, मीटिंग में भी दिया है। तो जैसे भी उनकी ओर से वेरिफिकेशन आएगा, करीब 15 करोड़ में से सिर्फ 45 लाख वेरिफिकेशन आया हुआ है, वो बहुत कम है। तो वो जो गड़बड़ी हुई है, और खुद भी बोलते हैं कि गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी रोकना भी है, उसके ऊपर एक्शन भी लेना है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का इसका निर्देश भी है। तो ये काम वहाँ से जैसे ही होगा हम उसके ऊपर आवंटित करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 165 श्री संजय हरिभाऊ जादव। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 165। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पारंपरिक कारीगरों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़े और उत्पादन की लागत कम हो, स्फूर्ति योजना क्लस्टर के तहत सरकार ने क्या पहल की है, यूँ खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को स्थायी रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है। और मेरे संसदीय क्षेत्र परभनी एक पिछड़ा इलाका है, इस योजना के तहत इस क्षेत्र के कारीगरों को छोटे उद्योगों के उत्थान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, मैं ये जानना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक स्फूर्ति योजना का सवाल है, लगभग 2022 से इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन समस्त राज्य देश में लगभग 553 स्फूर्ति योजना लागू है, जिसके तहत जो उसका उद्देश्य है बता दिया गया है जवाब में कि हमें क्या करना है उसके अनुसार। तो जो इनका क्षेत्र है, जहां इन्होंने जो बताया उसी के अनुरूप यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और यदि कहा जाए तो जैसे है कि परंपरागत उद्देश्यों के पुनर्सृजन हेतु जो निधि स्कीम है स्फूर्ति योजना, जिसको लघु सूक्ष्म और मध्यम मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ही है परंपरागत उद्योगों और कारीगरों के उत्पादन समूह को संगठित करना है, उन्हें सहायता प्रदान करना है ताकि ये गुणवत्तापूर्ण प्रतिस्पर्धी उत्पादों का निर्माण कर सके। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि 2015-16 में शुरू हुआ था और 513 क्लस्टर की मंजूरी की गई थी, उसमें लगभग 1332.95 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। और ये जो 11-12-25 के स्थिति के अनुसार 513 क्लस्टर है, उसमें 376 क्लस्टर प्रभावित है
और 137 क्लस्टर पर काम चल रहा है, जिसके लिए 1101 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें 20 से 814 कारीगरों को लाभ मिला है। तो इस प्रकार से जहाँ तक इनका क्षेत्र का सवाल है, हम उसमें बताना चाहते हैं कि क्षेत्र वाइज हमारे पास जो है उसमें खास करके महाराष्ट्र के संबंध में बात पूछी गई है। तो महाराष्ट्र में 14 क्लस्टर हमारा कार्यरत है, उसकी सूची वहाँ संलग्न है, वो देख सकते हैं। और उसी के अनुरूप उसमें पूरा डिटेल है कि किस क्लस्टर में कितना कहाँ क्या काम किया गया है और उसके अनुसार उस राज्य में वो व्यवस्था की जा रही है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, ये योजना शुरू होने से अब तक महाराष्ट्र राज्य के लिए स्फूर्ति के क्लस्टरों का समयमित प्रभाव मूल्यांकन हो, यानी महाराष्ट्र में कितने कारीगर हुए, उनकी आय कितनी बढ़ी, रोजगार कितना सृजित हुआ और उत्पाद विविधीकरण कितना हुआ, इसका विवरण क्या है? महोदय, इस योजना को लागू करने के लिए और इससे क्या लाभ मिला है देश को और राज्य को, और जितना भी जो हमारा स्फूर्ति योजना है उसमें क्या क्या लाभ हुए हैं, और उसके जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी महोदय। वो है भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ द्वारा भी परंपरागत उद्योगों का पुनर्सृजन हेतु जांच करने के लिए दिया गया था। वो है 2021 में, और फिर एक अध्ययन और हुआ है 2022 में। वो उसके दौरान नीति आयोग ने भी 6 राज्यों के 50 क्लस्टरों को शामिल किया गया है और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। उस सुझाव को मानते हुए हम लोग उस पर कार्रवाई किए हैं, और जिसमें जहां गड़बड़ी पाई गई है उस सब चीज़ के लिए हम लोग जो हमारा KVIC है उसको हम लोग आदेश दे दिया है कि उसको आप देख करके समुचित कार्रवाई करें। और जैसा कि पता चला है हमें कि KVIC ने जहां अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए भी कार्रवाई कर चुके हैं। श्री ओम प्रकाश राजे निंबालकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में स्फूर्ति क्लस्टरों से रोजगार, आय व उत्पाद विविधीकरण पर कितना असर हुआ है, और इस योजना से देश के पारंपरिक उद्योगों और कारीगरी जैसे खादी, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प, एग्रो उत्पाद आदि का कितना पुनरुद्धार हुआ है, और क्या इस योजना के तहत जैसा कि आकांक्षी जिलों का हमने वर्गीकरण किया था, तो मेरा संसदीय क्षेत्र धाराशिव के लिए सरकार के पास कोई विशेष योजना है? महोदय, महाराष्ट्र के संदर्भ में जैसे मैंने कहा कि 14 स्फूर्ति योजनाएं लागू की गई थी और उसका डिटेल उनको आंसर में दे दिया गया है। सबको पढ़ना मुश्किल है, विलम्ब लगेगा, लेकिन अगर पार्टिकुलर जहां के बारे में, जिस क्लस्टर के बारे में पूछना चाहेंगे तो उसका डिटेल मेरे पास है, मैं उनको बता सकता हूं। नंबर 166 श्री अनूप संजय दोत्रे। Sir, PM Jan-Man scheme, a major government initiative launched in November 2023, which was for vulnerable tribal groups. Under that scheme, some basic facilities like road, water, sanitation was supposed to be provided. So my question is, status of household coverage of water supply in Maharashtra state. माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष, जवाब उत्तर पटल पर रख दिया गया है। प्रश्नकाल समाप्त। 1 मिनट बाकी है, पूछ लो अनूप जी। एक मिनट बैठ जाएगा मंत्री महोदय, ऐसी क्या जल्दी रहती है आपको? क्वेश्चन का तो सब चल रहे हैं। प्लीज। Steps taken under Jal Jeevan mission to address drinking water qualities related in my state Maharashtra. माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य जवाब दे दें उनकी बात का। जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी देने की जो योजना है, अकोला जिले के बारे में उनका प्रश्न था।
उसकी भी डिटेल दी गई है। महाराष्ट्र के बारे में जब भी उन्होंने पूछा था, करीब 2 करोड़ 23 लाख घरों में पानी दिया गया है। प्रश्नकाल समाप्त। विषय गंभीर है, करेंगे बात। नोटिस दिया करें। हाँ, सदन में बैठकर बोलने से चर्चा नहीं होती, विधिवत प्रक्रिया है।